सुप्रभात छात्रों। आज मैं आपको पिछली कक्षा में पिछले वीडियो में मैंने संधि पाठ पढ़ाया था, उसी का दूसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। इस भाग में मैं बताऊंगी कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। आपने देखा कि पिछली कक्षा में आपको मैंने बताया था कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। पांच भेद होते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है इसमें गुण संधि। तीसरा होता है वृद्धि संधि। चौथा होता है यण संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि संधियां, स्वर संधि जो है कितनी होती हैं? 5। फर्स्ट होती है हमारी दीर्घ स्वर संधि, दूसरी होती है हमारी गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और पांचवी है अयादि संधि। अब हम आपको क्रम से सबसे पहले दीर्घ संधि का जो है विस्तार सुनाती हूँ, बताती हूँ कि दीर्घ संधि क्या है और ये कैसे बनती है। दीर्घ संधि एक्चुअल में दीर्घ स्वर, आपने स्वर पढ़े हैं, ऋषभ स्वर और दीर्घ स्वर। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी 2 शब्द होते हैं, जो 2 खंड होते हैं, वे 2 आपस में दीर्घ स्वर बनाते हैं। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो पहला खंड में चाहे वो ऋषभ स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, और दूसरे खंड में चाहे ऋषभ हो या दीर्घ हो, दोनों मिलके आपस में दीर्घ ही बनते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे समझ में आएगा अभी? अब मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपने देखा दीर्घ संधि में फर्स्ट वन। तो बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या है? मतलब एक ऋषभ स्वर हो, दूसरा दीर्घ स्वर हो। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा विद्यालय, आपने देखा कि विद्यालय के जब हमने 2 खंड किए तो एक बना विद्या, दूसरा बना आलय। विद्या प्लस आलय। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पर भी बड़ा आ है प्लस यहाँ पर भी बड़ा आ है, दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या बनेगा? बड़ा आ, क्योंकि विद्यालय को जोड़ने का काम बड़ा आ की मात्रा कर रही है। तो ये दोनों कौन है? बड़े भाई। बड़ा भाई, ये भी आ गए बड़ा भाई, है ना। आपको थोड़ा लगेगा और टाइप का ये क्या बोला जा रहा है ना, लेकिन जब आप इसको थोड़े से मनोरंजक ढंग से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाएगा, और आ को जोड़ते रहोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ दोनों बड़े स्वर हैं, दोनों बड़े भाई हैं, तो मिलकर यहाँ पर बड़ा रूप ही बनेगा, वो आपस में बड़ा रूप बन जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर दोनों स्वर कौन से हैं? दीर्घ हैं, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि है और यहाँ पर हमेशा उसका बड़ा रूप ही बनेगा। और इसकी दूसरी सरलतम पहचान होती है कि प्लस के दोनों तरफ जो भी स्वर होगा वो एक समान जाति का होगा। आ है तो उधर भी आ होगा, अब चाहे वो इस तरफ छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन या यहाँ बड़ा हो वहाँ छोटा हो,
होंगे दोनों एक समान जाति के। तो यहाँ पर समान स्वर होंगे, ये इसकी दीर्घ स्वर संधि की पहचान होती है। तो आपने देखा कि सबसे पहली संधि कौन सी थी, है दीर्घ स्वर संधि। अब इसी का एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं, वो है हमारा महेंद्र। महेंद्र नहीं आएगा, इसमें आएगा हमारा दूसरा कविंद्र। अब आप इसमें देखेंगे कविंद्र में सबसे पहले जब विच्छेद करेंगे तो आएगा कवि प्लस दूसरा बनेगा इंद्र। ठीक है, अब आपने देखा कि कवि में कौन सी मात्रा लगी है, कवि में यहाँ पर छोटी ई लगी हुई है। ठीक है, प्लस यहाँ इंद्र में भी कौन सा है शुरू में अक्षर, ई है। अब ई और ई मिलके क्या बन रहे हैं, यहाँ कविंद्र को बड़ी ई की मात्रा जोड़ रही है, इसलिए ई और ई मिलके बनेंगे बड़ी ई। अब आप कहेंगे एक छोटी बहन दूसरी छोटी बहन, और दोनों बहनें मिलके बन गई बड़ी बहन, है ना। तो आपने देखा कि दोनों छोटी छोटी मात्राएं मिलके बड़ी बन जाती हैं, अर्थात जहाँ पर दोनों समान स्वर होते हैं उसी का वो बड़ा रूप बनाते हैं। तो यहाँ पर आ समान है, यहाँ पर ई समान है। अब आपको एक और बताते हैं हम, अगला उदाहरण है बधूत्सव। ठीक है, अब आप इसको जब विच्छेद करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर बधू प्लस उत्सव। आपने देखा यहाँ पर छोटा ऊ है प्लस यहाँ पर भी छोटा ऊ है, मिला के क्या बन रहा है, बड़ा ऊ। इसको जोड़ने का काम कर रहा है बड़ा ऊ। अब एक उदाहरण आपने देख लिया बड़ा ऊ का, छोटा ऊ का, मतलब दोनों तरफ क्या है, समान स्वर हैं। आ इधर है तो उस तरफ भी आ है, इधर ई है तो यहाँ भी ई है, मतलब प्लस के दोनों तरफ एक समान स्वर होना चाहिए, और फिर उन दोनों से बनता है उसी का बड़ा रूप। यहाँ भी आपने देखा यहाँ ऊ है और उस तरफ भी ऊ है, तो दोनों मिलाकर के बन गए बड़ा ऊ। तो यहाँ पर मात्रा भी वही दिखेगी आपको जो यहाँ पर बना हुआ है, मतलब वही बड़ा ऊ की मात्रा उसको जोड़ रही है। इस प्रकार जहाँ दोनों समान स्वर हों और समान स्वर से उसका बड़ा रूप बने उसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। अब आप इस प्रकार से और अनेक उदाहरण अपनी किताब से पढ़ सकते हैं इसमें से। अब आती है हमारी दूसरी संधि जो है, संधि कौन सी है, गुण संधि, है ना। तो आपने देखा स्वर संधि का दूसरा भेद हो गया गुण स्वर संधि। ठीक है, अब गुण स्वर संधि क्या है, अब गुण मतलब कुछ नया गुण उत्पन्न होना, है ना। शब्दों का निर्माण तो होता ही है, आपको मालूम है कि संधि के द्वारा नए शब्दों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि गुण स्वर संधि क्या है। तो इसकी सबसे छोटी सी एक अच्छी सी पहचान सरल सी है कि ज्यादातर जो है एक ही मात्रा वाले इसमें शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं, एक ही मात्रा वाले। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा रमेश, ठीक है। अब रमेश में देखा आपने ए लगा हुआ है, अब जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, रमा प्लस ईश। आपने देखा गुण कैसे उत्पन्न हो रहा है, भाषा में व्याकरण में गुण का क्या यहाँ अर्थ है। तो आपने देखा रमा में यहाँ आ है, बड़ा आ है, प्लस ईश में यहाँ पर बड़ी ई है। अब आ और ई को मिलाओगे तो क्या बनेगा, मतलब आपको वही कि मैथ्स की भाषा में 3 2 5 होगा, लेकिन आ और ई मिलके क्या बनेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि आ और ई मिलके हमेशा वो बनेंगे जिसको ये मात्रा जोड़ रही है, जो मात्रा यहाँ पर है ना। तो ये कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा। तो आ और ई मिलके बनेगा ए, अर्थात आ और ई ने एक नया गुण, एक स्वर दूसरा स्वर और दोनों को जोड़ने से ये तीसरा स्वर उत्पन्न हो गया, एक तीसरा गुण उत्पन्न हो गया, इसलिए इसको कहते हैं गुण स्वर संधि, है ना। आपको समझ में आया होगा। अभी आपको ऐसे अनेक कई उदाहरण मिलेंगे जो एक ही मात्रा के। लेकिन आपको एक और बता देते हैं, जैसे एक शब्द है परोपकार, कहीं ऐसे आपको कंफ्यूजन जिससे होगा, ऐसे 2 4 शब्द ओ की मात्रा के मिल सकते हैं। तो
तो परोपकार को जब हम विच्छेद करेंगे तो एक खंड में आएगा पर और दूसरा खंड में होगा पकार। तो पर तो सार्थक हो गया, लेकिन ये पकार निरर्थक है, पकार का कुछ अर्थ नहीं होता। जबकि संधि विच्छेद करते समय हमको दोनों खंड सार्थक चाहिए होते हैं, तब वो संधि सही मानी जाती है। तो आपने देखा कि हमने लिखा पर प्लस और हमने पकार की जगह इस ओ को हमने ऊ बना दिया, तो वो बन गया उपकार। क्या बन गया वो? उपकार। तो ये यहाँ पर ओ समाप्त हो गया और ओ से बन गया ऊ। अब आपने देखा कि पर में आ है यहाँ पर प्लस यहाँ पर ऊ है, ठीक है, और दोनों को जोड़ के क्या बन रहा था? ओ, अर्थात ये ओ मिलाने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे गुण संधि। एक स्वर दूसरा स्वर दोनों को मिला के बन गया तीसरा स्वर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दोनों स्वर को मिला के तीसरा जो नया होगा वो होती है हमारी गुण संधि। अब इसके अन्य उदाहरण आप अपनी बुक से पढ़ेंगे। अब मैं आपको तीसरी समझाती हूँ। तीसरी संधि है हमारी, वो है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। अभी तो गुण उत्पन्न हुआ, अब स्वरों में वृद्धि हो रही है, तो वो किस प्रकार से वृद्धि हो रही है अब वो आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी आपको गुण संधि की हमने एक सरल पहचान बताई थी, वो थी एक ही मात्रा। अब आपको वृद्धि संधि में एक सरल पहचान होगी, वो है हमारी ऐ की मात्रा। ऐसा कोई सा भी शब्द होगा जिसमें ऐ की मात्रा लगी होगी और औ की मात्रा लगी होगी। यहाँ पर ऐ की मात्रा देन औ की मात्रा, है ना। ए ऐ और औ, ये दोनों मात्राओं से बने हुए शब्द आपको मिलेंगे जो आपके वृद्धि संधि का उदाहरण बनेंगे। अब वृद्धि कैसे हो रही है हम देखेंगे। अब सदैव को हम पहले विच्छेद करेंगे, तो हम क्या देखेंगे? सदा प्लस एव, ठीक है। आपने देखा सदैव को विच्छेद किया तो क्या हुआ? सार्थक खंड क्या बने? एक बना सदा, दूसरा बना एव। सदा प्लस एव बराबर सदैव। तो आपने देखा दा में यहाँ पर आ है प्लस एव में यहाँ पर ए है, लेकिन यहाँ सदैव को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ऐ की मात्रा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? ऐ। तो इसी का ये बड़ा रूप बन गया। मतलब यहाँ पर जो प्लस के बाद में स्वर आता है उसकी यहाँ वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होना मतलब बड़ा रूप बन जाना, तो इसी की वृद्धि हो गई। अतः ये कौन सी संधि हो गई? हमारी वृद्धि संधि। आपको समझ में आया होगा। एक ऐ की मात्रा, ऐसे सदैव हो गया, ममेव है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। अब आपको औ के शब्द का एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमने यहाँ लिखा जलौध, एक शब्द है हमारा जलौध। अब जलौध को जब हम विच्छेद करेंगे तो एक है जल प्लस दूसरा होता है यहाँ पर ओध, है ना। अब जल में रहने वाला ओध, है ना। अब जल जो पानी में जब औषधियाँ रहती हैं जल में, उनको कहते हैं जलौध। तो आपने देखा जल में आ उच्चारित हो रहा है, ओध में ओ है, और हमने दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया यहाँ पर? औ, अर्थात इसको जोड़ने का काम औ कर रहा है। इसलिए ओ, आ और ओ ने मिलके एक जो है ओ का बड़ा रूप यहाँ बना। इससे कोई मतलब नहीं होगा, प्लस के बाद वाले स्वर को देखना है। यदि उसी का बड़ा रूप बन रहा है तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी, ठीक है। एक और है एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, वो है महौषध, महान औषधि या दवाई। औषध मीन्स दवा। तो आपने देखा इसको हमने विच्छेद किया तो आपने लिखा महा प्लस औषध। एक्चुअल में औषध को औषध ही लिखते हैं, औषध नहीं बोलते उसको, इसलिए शुद्ध उसका औषध ही रहेगा। अब हम यहाँ पर महा में आ है प्लस ये औ है, और इसी का बड़ा रूप बनेगा क्योंकि वही इसको जोड़ रहा है, औ, अर्थात औ का बड़ा रूप है औ, अर्थात यहाँ पर यह कहलाई वृद्धि संधि। इसी का बड़ा रूप बना, इसी की वृद्धि हुई, इसलिए महौषध जो है कौन सी संधि? हमारी वृद्धि संधि। तो अब आपने दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि समझ ली। अब आपको चौथी संधि जो है हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है हमारी यण संधि।
और वो बहुत छोटी सी संधि है जो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी बेटा यण संधि को अब आप सबसे पहले देखेंगे कि यण संधि को समझने के लिए हम बहुत कम शब्द में बोल के ये वीडियो आज का ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम आपको पूरा विस्तार इसका अगले वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, तो यण संधि जो है ये ठीक गुण संधि के विपरीत होती है। ये जो गुण संधि है इसके अपोजिट, जैसे गुण संधि में शुरू में आ होता है फिर ई होता है, तो यहाँ पर ई इधर आ जाएगा और आ उस तरफ चला जाएगा, है ना। तो अब इसका विस्तार में आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी, यण संधि और अयादि संधि। आज के वीडियो में आपको ये 3 संधियां काफी हैं। ठीक है, तो इनका आप अपनी बुक से अन्य उदाहरणों के साथ अभ्यास कीजिए। ठीक है, और संधियों का निरंतर अभ्यास करने से आपको ये इतना ज्ञान हो जाएगा कि किसी भी कक्षा में पहुंच जाएंगे। जब तक आप संधि पढ़ेंगे कभी इसको भूलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से वीडियो देखें और अभ्यास करें।